हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और इसी लेक्चर में हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। आज हम उस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया गया तो कैसे हमें कर्व रिप्रेजेंट होता है। ओके, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसे कि क्लास यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स टेबल्स बना के रखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूलेस भी लिख के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इनको कैलकुलेट करने में। ओके, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। हम सिर्फ डायरेक्टली कंसेप्ट को समझेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में ये सब है क्या, हम डिटेल में मैं एनालाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देयर आर द टू चार्जेस, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। ये दो चार्जेस है, बोथ ऑफ द चार्ज, ये चार्ज जो है 1 कूलम का है, ये भी चार्ज है 1 कूलम का। ठीक है, 1 1 कूलम के दोनों चार्जेस रख लिए हम लोग ने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चार्ज लेंगे दैट इज Q, विच इज इक्वल्स टू, वो भी 1 कूलम का होगा। लेकिन ये जो चार्ज है Q1 एंड Q2, दिस आर द फिक्स्ड चार्ज, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ये दोनों चार्ज को हमने यहाँ पर पकड़ के रखा है, ये मूव नहीं करेगा। अब ये जो Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम है ना, ये वाला चार्ज, इसको हम इस चार्ज से होते हुए सेकेंड चार्ज की तरफ लेके जाएंगे। ओके, आई विल पुश दिस चार्ज, हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर कुछ पोजीशंस आएगी, पोजीशन ए, ये वाला पोजीशन ए है, ये वाला पोजीशन बी है, ये वाला पोजीशन सी, दिस इज पोजीशन डी एंड दिस इज पोजीशन ई। तो हम पोजीशन ए बी सी डी ई, इनके ऊपर ही हम कुछ एनालाइज करने वाले हैं, मतलब कुछ वैल्यूज लिखने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। अच्छा, अब ये जब चार्ज Q1 कूलम जब पोजीशन ए पे है, तो Q1 से उसका डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 1 मीटर, है ना। क्यों 1 मीटर, क्योंकि ये सारे जो मैंने सेगमेंट्स बनाए यहाँ पर, ये सारे 1 1 मीटर के। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट्स 1 1 मीटर के। ओके, मीन्स Q1 से लेके ए तक 1 मीटर, ए से बी 1 मीटर, बी से सी 1 मीटर, सी से डी 1 मीटर, डी से ई 1 मीटर, ई से Q2 1 मीटर, सारे 1 1 मीटर के। तो Q1 से ए सी जब पोजीशन ए है, तो x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q। तो जब हमारा Q पोजीशन ए पे है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ओके, एंड व्हाट इज x2, x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2 एंड द Q। Q2 और Q के बीच का डिस्टेंस है। तो जब चार्ज Q A पे है तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा, 5 होगा, है ना। 6 में से 1 को माइनस कर दो तो आपको 5 मीटर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 मीटर। उसी तरीके से पोजीशन बी के लिए हमने किया है। पोजीशन बी पे ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। पोजीशन सी पे 3 मीटर, 3 मीटर सी। पोजीशन डी पे 4 मीटर, 2 मीटर, करेक्ट। एंड पोजीशन ई पे 5 मीटर, 1 मीटर। क्लियर। तो ये x1 एंड x2 की वैल्यूज हमने फिलअप कर दी है। ओके, अभी अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर आपको पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q अपॉन x1 प्लस के Q2 Q अपॉन x। जब मैं यहाँ पर Q1 1 कूलम, Q1 कूलम एंड Q2 1 कूलम, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लोगे। तो यहाँ पर जब मैं इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा, जैसे कि x1 x2 की वैल्यूज हमारे पास है, ये x1 x2 Q1 Q2 और Q की वैल्यूज भी हमारे पास है, तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आएगा। फॉर पोजिशन ए पोटेंशियल एनर्जी इज 1.2 के, for position B potential energy is 0.75 K, and for position C this one position D के लिए 0.75, पोजिशन E के लिए फिर से 1.2 K। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का टेबल भी फिलअप हो गया। अब बात करते हैं F1 एंड F2। व्हाट इज F1 एंड F2? F1, जब ये चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल पोजीशन ए पे है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर देयर देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज को फेंकना चाहता है, अपने से दूर करना चाहता है। सो दिस इज योर F1। मीन्स F1 का मतलब क्या है,
force acting on charge q because of q1. Force acting on charge q because of q1. Correct? So this is the direction of force. F1 की वैल्यू जो F1 का डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो आप यहां पर लिख लो F1 का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. उसी तरीके से Q2 ये वाला चार्ज भी तो पॉजिटिव है. ये वाला चार्ज भी नहीं चाहता कि ये वाला चार्ज इसकी तरफ आए बिकॉज ये भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से रिपल्शन होगा. तो ये पॉइंट पे Q2 क्या करेगा, अपना भी फोर्स एग्जिस्ट करवाएगा दैट इज F2. व्हाट इज F2? F2 is the force on charge Q because of charge Q2. तो ये F2 है. ठीक है, इन फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q, Q1 Q और Q2 तीनों का वैल्यू हमारे पास है 111 कूलम. ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ x1 एंड x2. जब हम चार्जेस ये जो Q चार्ज है इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो कौन बदल रहा है, सिर्फ x1 और x2 की वैल्यू बदल रही है, बाकी न्यूमरेटर सेम होगा. ठीक है, देखो जब x1 की वैल्यू 1 मीटर है तो F1 कैलकुलेट करके कितना आएगा हमें k. ओके, और जब x2 की वैल्यू 5 मीटर है तो F2 कैलकुलेट करके कितना आएगा 0.05 k. तो ऐसे ही मैंने x1 और x2 की वैल्यूज डाली है इन द फोर्सेस वैल्यू इन द फोर्सेस फॉर्मूला और करस्पॉन्डिंग फोर्सेस मैंने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, मतलब पोजीशन बी पे F1 का वैल्यू ये होगा, F2 का वैल्यू होगा. पोजीशन सी पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. पोजीशन डी पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. पोजीशन ई पे F1 ही होगा, F2 ही होगा. करेक्ट क्लास? ओके, नाउ मैं आपको यहां पर एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं. देखो F1 और F2 जब हमारा चार्ज Q पोजीशन ए पे है तो F1 और F2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली आपका F1 F2 से बड़ा है. यहां पर भी आपका F1 F2 से बड़ा है. यहां पर आपका F1 और F2 दोनों इक्वल हो गए. यहां पर आपका F1 F2 से छोटा हो गया. यहां पर आपका F1 F2 से छोटा हो गया. सी फोर्सेस कैसे गेम खेल रहे हैं. क्लियर? F2 का जो डायरेक्शन है जैसे कि आप देख रहे हो F2 इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन मींस आई विल राइट डाउन दैट F2 इज अ नेगेटिव x एक्सिस. आई विल राइट डाउन नेगेटिव x एक्सिस. करेक्ट? तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, एक्चुअली नेट फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नेट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए. मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए. ठीक है, नेट फोर्स जैसे कि हमें पता है नेट फोर्स इफ बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेट फोर्स आप F1 माइनस F2 बोल दो. F1 माइनस F2 दिस इज योर नेट फोर्स because both the forces are opposite in direction so therefore net force is equals to F1 minus F2. ठीक है, अब नेट फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स F1 और F2 की होगी. अगर F1 और F2 में से जो भी फोर्स बड़ा होगा F1 और F2 में से जो भी फोर्स बड़ा होगा उसी फोर्स की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. उसी फोर्स की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फर्स्ट केस में F1 इज ग्रेटर देन F2 तो यहां पर जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ F2. जो फोर्स बड़ा होगा हम इन दोनों फोर्स को देखेंगे, जो फोर्स बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो इस केस में नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कहां पर है, मैं यहां पर एरो कर देता हूं. दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. तो यहां पर नेट फोर्स की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां पर भी देखो नेट फोर्स का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन जब दोनों इक्वल हो गया तो जब दोनों इक्वल हो गया आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको नेट फोर्स 0 आएगा. तो यहां पर 0 है, कोई डायरेक्शन नहीं. अभी यहां पर देखो अभी आपका F2 बड़ा हो गया मतलब नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अभी लेफ्ट की तरफ होगी. सो ये आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा. सी नेट फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है ना. यही इंटरेस्टिंग चीज है ना. अभी यहां पर देखो, यहां पर भी देखोगे तो नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी. क्लियर क्लास? तो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है. तो अभी हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ क्लास लिसन केयरफुली. दिस इज 0, ये हमारा 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, दिस इज 3 मीटर, 4 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर. तो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है, ये पोजीशन डी है और ये पोजीशन ई है. ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया. बी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, सी का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन, ई का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस.
ठीक है, जिससे प्लॉटिंग करने में काफी आसानी हो हमें। ओके, तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1.2 के। तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी 1.2 के हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कहीं पे आता है, पोजीशन ए ना, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, लिख देते हैं। तो पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, एट 1.2 के, सपोज दिस इज योर 1.2 के। चलो प्लॉट कर दिया। पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0.75 के, 0.75 के समथिंग over here like this one, so I will write down this is 0.75 k, यहां पर कहीं पे आएगा। पोजीशन सी पे देखेंगे, पोजीशन सी पे है 0.67 k, 0.67 k मींस यहां पर कहीं पे लाइक दिस, 0.5 के थोड़ा सा ऊपर। पोजीशन डी पे देखेंगे तो पोजीशन डी पे है फिर से 0.75 के, नाइस, पोजीशन डी पे फिर से 0.75 के। और पोजीशन ई पे देखेंगे तो पोजीशन ई पे 1.2 के हो जाएगा फिर से, तो 1.2 के हो गया फिर से, है ना। तो अभी इस कर्व को हम बनाने की कोशिश करेंगे विथ अवर फ्री हैंड। तो इस कर्व को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा दिया लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स पे आपका डिस्टेंस है। क्लियर। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझ में आया है, ठीक है। बट क्लास कंसेप्ट यहीं खत्म नहीं होता है, कंसेप्ट अभी भी है, ठीक है। अभी भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हम इस कर्व से पढ़ाई करना चालू करेंगे, अभी हम इस कर्व से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कर्व पे यहां पर अगर मैं आपको बोलूं दैट एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालने बोलूं, किसी भी कर्व से हम स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दैट दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये कोई आपका कर्व है और मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट से मुझे स्लोप, इस पॉइंट का मुझे स्लोप बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इस टेंजेंट का हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो वही स्लोप हमें उस पॉइंट का स्लोप बताएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पर डायग्राम खराब नहीं करूंगा। सो एक टेंजेंट बनेगा हमें यहाँ पर, ठीक है, एक टेंजेंट बनेगा, लेकिन हमें आइडिया आ रहा है कि टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि ये साइड बनेगा या ये साइड बनेगा, स्लोप कैसा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट कर्व क्योंकि हम प्रॉपर ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर रहे, ठीक है, फाइन। तो एक टेंजेंट बनेगा, लेकिन हमें पता है जो टेंजेंट होगा वो ऐसे जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देता हूँ दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, जो आपका टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा। तो अगर ये आपका टेंजेंट ऐसा है तो ऐसे वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव में होता है। मतलब ये पॉइंट पे अगर आप नोट करोगे तो ये पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप क्या आपका नेगेटिव है। हमने स्लोप क्यों निकाला ये भी जानना जरूरी है, स्लोप क्यों निकाला ये भी जानना जरूरी है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्लास, अभी स्लोप हमने, जब हम स्लोप निकालते हैं हमें पता है स्लोप dy बाई डी एक्स बोला जाता है, दिस इज द स्लोप फॉर्मूला, है ना। dy बाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे कौन बैठा हुआ है, u, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन du बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस पे x, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होता है, हमने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। अब क्योंकि x डायरेक्शन में है तो हम x फोर्स fx लेंगे, फोर्स क्या लेंगे, fx लेंगे। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्लास, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो नेगेटिव में होगी। अगर du बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो जब यहाँ पर du बाई डी एक्स देखो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये du बाई डी एक्स खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो आपका फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी राइट की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये कौन से पॉइंट के लिए मैंने बनाया, दिस पॉइंट, ठीक है। चलो ये पॉइंट रहने दो, हम इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं।
ठीक है, पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी पे भी तो स्लोप नेगेटिव ही होगा, है ना, लाइन तो ऐसे ही जाएगी, स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तब आपका डी यू बाई डी एक्स भी नेगेटिव होगा, मतलब डी यू बाई डी एक्स ही तो स्लोप है, वही नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा तो फोर्स तो पॉजिटिव होगा, मतलब इस पॉइंट पे भी अगर आप फोर्स देखोगे तो राइट की तरफ होगा। और इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ दूसरे तरीके से, देखो कैसे, पोजीशन बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी, नेट फोर्स की, वो कौन सी डायरेक्शन में थी, राइट की तरफ थी। इसके लिए हमें देखो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ग्राफिकल मेथड से भी बता दिया, कैलकुलेट करके भी बता दिया कि जो फोर्स होगी वो राइट की तरफ होगी। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है ना। अभी ध्यान से समझो, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, देखो ठीक है, चलो ये हमने इस पोजीशन बी के लिए देख लिया, अब मैं बताऊंगा पोजीशन डी के लिए। देखो पोजीशन डी के लिए देखो क्या होता है, ठीक है। अब पोजीशन डी की बात करेंगे अभी, ठीक है। पोजीशन डी पे अगर मतलब मान लो मुझे टेंजेंट बनाना है, यहाँ पर टेंजेंट बना दूंगा, ओके। तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, डायग्राम खराब ना हो जाए हमारा। पोजीशन डी से ये पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो सपोज ये टेंजेंट कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब जो आपका कर्व था वो ऐसे था, ये पॉइंट आपका डी था, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट बना दिया, तो इस टेंजेंट का जब आप स्लोप निकालोगे तो हमें पता है ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब इस पॉइंट से जो भी आप स्लोप निकालोगे, तो इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या आपका पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट स्लोप अगर पॉजिटिव है तो डी यू बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है, तो फोर्स नेगेटिव होगा ना बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस साइन। इस साइन की वजह से फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फोर्स नेगेटिव हो गया मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ्ट की तरफ, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट की तरफ। और इस चीज को आप पोजीशन डी का अगर नेट फोर्स देखोगे तो लेफ्ट की तरफ है ना बच्चों, नेट फोर्स कहां पर है, लेफ्ट की तरफ है, वो ग्राफ से भी हमें समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा इस पॉइंट की, पोजीशन सी, जब ये चार्ज पोजीशन सी पे था, तो जब चार्ज पोजीशन सी पे था तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे, तो ये जो अच्छा मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बना दिया, दैट दिस इज द टेंजेंट। इफ यू कैन सी दैट दिस टेंजेंट is parallel to the x-axis, this tangent is parallel to the x-axis. If a line which is parallel to the x-axis, what is the slope of that line? The slope of that line is 0, right? है ना, तो slope of that line कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो du by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो आपका स्लोप है, यही तो आपका स्लोप है। du by dx का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। du by dx का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स हो जाएगा 0, है ना। देखो पोजीशन सी पे अपने को नेट फोर्स कितना आ रहा था, 0, सही बात है ना। और जब भी नेट फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे 0 हो तो उस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, है ना, उस टाइप की फोर्स को, अच्छा उस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब बॉडी पोजीशन सी पे कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। आर यू गेटिंग, बॉडी कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी सवाल आता है कौन सा इक्विलिब्रियम, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। नाउ क्लास लिसन केयरफुली। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। स्टेबल का मतलब समझिए आप क्लास, ये वर्ड से आपको मालूम पड़ेगा, स्टेबल का मतलब होना एक जगह पे आना, घड़ी घड़ी एक ही जगह पे आना, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। तो नाउ क्लास लिसन केयरफुली, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल पोजीशन ए पे है, पोजीशन ए पे नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल को कहां पर लग रहा है, इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल बी पे आ गया, नेट फोर्स कहां पर लग रहा है, अभी भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल मतलब ये जो क्यू है ना, ये जो चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल ए से बड़ी तेजी से बाहर जाता है। इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है, देखो इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है, ये इसको बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है, क्यू को बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से निकलते हुए बी से होते हुए सी पे आप देखोगे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन
लेकिन बच्चों ये चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कि यहां से आके ऐसे रुक जाएगा, नहीं, इसके पास इतनी ज्यादा इनर्शिया है, इनर्शिया बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सी को क्रॉस कर जाता है। ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, सी को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये सी पे आके तुरंत नहीं रुक जाता है। जैसे कि आप घर पे फैन बंद करते हो तो क्या रुक जाता है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया वो थोड़ी देर रोटेट करता रहता है, बाद में रुकता है ना। तो वैसे ही इसके पास भी इनर्शिया बहुत ज्यादा थी, तो सी को क्रॉस कर जाता है। सी को जैसे ही क्रॉस कर गया, मतलब चार्ज पार्टिकल देखो राइट की तरफ जाना चाहता है, लेकिन नेट फोर्स, सी के बाद जो नेट फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। मतलब जैसे ही सी को क्रॉस कर गया चार्ज पार्टिकल, अब उसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। मतलब फोर्स ऑफ, देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसे सी को क्रॉस किया, अब इसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाना चालू कर देगा। जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाना चालू करेगा, सी को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ हाई इनर्शिया। जैसे सी को क्रॉस किया, फिर से लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट साइड फिर से उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो राइट साइड लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऑसिलेट करेगा, और काफी देर के बाद ये पोजीशन सी पे आके स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम जैसे ये चार्ज पार्टिकल सी पे आके स्टेबल हो गया, अब आप उसको थोड़ा सा धक्का मारो, तो थोड़ा सा धक्का मारोगे राइट की तरफ, जो चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा, लेकिन बाद में घूम के वापस से यहीं पे आ जाएगा, वापस से घूम के वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी सी पे आप, जब चार्ज पार्टिकल सी पे उसको आप धक्का मारो लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर बाद में घूम के वापस से ऑसिलेट मार के सी पे आ जाएगा। तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आप चाहे उसकी मोशन कहीं पे भी दे दो, वो हमेशा सी पे आके बैठ जाएगा, हमेशा सी पे आके बैठ जाएगा। क्लियर। So this type of equilibrium is known as a stable equilibrium. I'll give you one more example for the stable equilibrium. Now class listen carefully. एक और example हम करते हैं stable equilibrium का। डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ साइड में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके घर में एक बाउल रखा है आपने, दिस इज अ बाउल। ठीक है, ये एक बाउल है। ठीक है, इस बाउल के अंदर आपने क्या किया, एक छोटा सा प्लास्टिक बॉल ले लिया आपने, है ना। ये प्लास्टिक बॉल यहाँ पर है इस वक्त। तो इस प्लास्टिक बॉल के ऊपर जब आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या है, इसका खुद का वेट, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये दो फोर्सेस लग रही है, करेक्ट। अब हमने क्या किया, इस बॉल को डिस्प्लेस करा है, यहां से धक्का मारा। जैसे आपने बॉल को धक्का मारोगे तो बॉल इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन पे बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन। क्लियर। तो n को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई विल रिजॉल्व n इनटू टू कंपोनेंट्स, one will be horizontal component, another will be vertical component, like this. And this component I will say that this is nx, and this component I will say ny. ठीक है, ये n dash ले लेते हैं, n नहीं लेते, n dash ले लेते हैं। So this is n dash x and this is n dash y, करेक्ट। अभी यहाँ पर n dash y तो चलो mg को बैलेंस कर रहा होगा, या नहीं भी कर रहा होगा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन nx का काम क्या होगा, इस बॉल को वापस से इस पोजीशन पे लेके आना। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, ये बॉल यहाँ पर आके रुक जाता है क्या, नहीं, ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर बाद में यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से रुकेगा। तो जब बॉल यहाँ पर आ जाता है, मतलब जब बॉल अपनी मेन पोजीशन को, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है, लाइक यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बॉल के पास इसका खुद का वेट, दैट इज mg। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से दिस इज n1। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कराएंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, one will be vertical component and another will be horizontal component like this। तो ये वाला हो गया n1x और ये वाला हो गया n1y, करेक्ट। ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उस बॉल को वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए। क्लियर क्लास, है ना। तो यहाँ पर सी दिस इज, और बॉल चाहे आप कहीं पे भी डिस्प्लेस करा दो, राइट की तरफ डिस्प्लेस करा दो, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करा दो, ये बॉल हमेशा रोल होके ऐसे घूम के फाइनली यहीं पे आ जाएगा। सो ये जो पोजीशन है इस बॉल की, ये जो पोजीशन है इस बॉल की, ये पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। तो बॉल कौन सी कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। क्लियर क्लास, है ना। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो, जब पोजीशन बी है ना चार्ज पार्टिकल की,
तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, लेकिन जब पोजीशन डी है तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों फोर्स की कोशिश होती है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑब्टेन हो, हमेशा ट्राई करे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ रहेगा तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लग के उसको वापस से यहीं पे बिठा देगा, अगर लेफ्ट की तरफ रहेगा तो राइट की तरफ फोर्स लगा के उसको यहीं पे बिठा देगा। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों। सो आई होप आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन वो बहुत अच्छे से समझ में आया। आप इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखेंगे, मैं ऐसे ही चार्ट बनाऊंगा उसके लिए भी, ऐसे ही आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और ऐसे ही हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस।